हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, ये हमारी आज 10वीं क्लास है प्रवक्ता स्क्रीनिंग शिक्षण अभिरुचि की। ये हमारा आज लास्ट टॉपिक है शैक्षणिक मूल्यांकन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे शैक्षणिक मूल्यांकन क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन शब्द दो शब्दों से बना है। ठीक है, मूल्यांकन शब्द कितने शब्दों से बना है? दो शब्दों से बना हुआ है, जिसका अर्थ है मूल्य का अंकन करना। ठीक है, मूल्यांकन का अर्थ क्या है? मूल्य का अंकन करना। शिक्षा की प्रक्रिया में मूल्यांकन का जन्मदाता बी.एस. ब्लूम को माना जाता है। तो शिक्षा की प्रक्रिया में मूल्यांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? बी.एस. ब्लूम को माना जाता है। तो उसके बाद है मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। तो मूल्यांकन क्या है? जिसमें हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं और मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र की किसी विषय में कमियों, उसकी किसी विषय के प्रति रुचि और उसकी प्रतिभा का आकलन किया जाता है। तो मूल्यांकन के द्वारा क्या किया जाता है? छात्र के विषय की कमियों का पता लगाया जाता है, उसकी किसी विषय के प्रति कितनी रुचि है या नहीं है उसका पता लगाया जाता है और उसकी प्रतिभा का आकलन किया जाता है मूल्यांकन से। तो उसके बाद इसमें एक डेफिनेशन है, वो देखते हैं रॉस के अनुसार। रॉस के अनुसार क्या है? मूल्यांकन बच्चे का उचित मानदंड स्थापित करता है। मूल्यांकन क्या है? बच्चों के उचित मानदंड का स्थापित करता है। यह बच्चों का संपूर्ण मापन करता है। मूल्यांकन क्या करता है? बच्चों के संपूर्ण मापन करता है। यह संपूर्ण शिक्षा परिस्थितियों का मूल्यांकन है। क्या है? संपूर्ण शिक्षा परिस्थितियों का मूल्यांकन है। तो अब इसके उद्देश्य देखते हैं, मूल्यांकन के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य है छात्रों की वृद्धि एवं विकास में सहायता करना। ठीक है, तो पहला उद्देश्य है छात्रों की वृद्धि एवं विकास में सहायता करना। मूल्यांकन क्या करता है? छात्रों की वृद्धि और विकास में सहायता करता है और छात्र मूल्यांकन के माध्यम से अपनी प्रगति के बारे में जान पाते हैं। तो छात्र क्या करते हैं? मूल्यांकन के माध्यम से अपनी प्रगति के बारे में जान पाते हैं और अपने विकास का प्रयास करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? अपने विकास का प्रयास करते हैं और छात्र को जिस क्षेत्र में अपने विकास में कमी लगती है वह उस क्षेत्र में विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान की जांच करना। तो छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान की जांच करना, इसमें क्या है? मूल्यांकन के द्वारा क्या किया जाता है? छात्र में जिस ज्ञान को अर्जित किया जाता है वह कितना उपयोगी है। ठीक है, तथा क्या किया जाता है? छात्र उसके माध्यम से अपना कितना विकास कर पाया है, इस बात की जांच मूल्यांकन के माध्यम से क्या होता है? संभव होता है। उसके बाद तीसरा है छात्रों की वृद्धि तथा विकास में उत्पन्न अवरोधों को जानना। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? मूल्यांकन का एक यह भी उद्देश्य है छात्रों की वृद्धि तथा विकास के मार्ग में कौन कौन से अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, तो उनके विकास में कौन कौन सी बाधाएं आ रही हैं, उन परेशानियों को चिन्हित करना और उन्हें क्या करना है? दूर करना है। यही क्या है? मूल्यांकन का एक उद्देश्य है। और अगला है छात्रों की शैक्षिक प्रगति में बाधक तत्वों को जानना। ठीक है, अगला क्या है? छात्रों की शैक्षिक प्रगति में बाधक तत्वों को जानना। तो इसमें क्या किया जाता है? मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों की शैक्षिक प्रगति में आने वाले जो बाधक तत्व होते हैं उनको जानना और जिसके फलस्वरूप क्या करते हैं? भविष्य में छात्र उन बाधक तत्वों को क्या करते हैं? दूर करने की प्रयास करते हैं और निरंतर अभ्यास करता है, अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करता है इसमें। इसके बाद अगला है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी करना। ठीक है, मूल्यांकन का एक उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जानना। जैसे कुशल कोई मंदबुद्धि है, कोई तीव्र बुद्धि है, उसमें भेद करने के लिए भी मूल्यांकन का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद है शैक्षिक मानकों का निर्धारण करना। ठीक है, शैक्षिक मानकों का निर्धारण करना। इसमें क्या करते हैं? मूल्यांकन का आधार पर ही शैक्षिक मानकों का निर्धारण किया जाता है। जिस आधार पर छात्रों का स्तर तथा ग्रेड दिए जाते हैं तो उसी आधार पर क्या कहता है? उनके प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है शिक्षण में सुधार लाना। तो शिक्षण में सुधार लाना मूल्यांकन द्वारा क्या किया जाता है? शिक्षण में सुधार लाया जाता है जिसमें छात्र की शैक्षिक कमजोरियों को पता किया जाता है और उन कमियों को फिर उसके मूल्यांकन के माध्यम से दूर किया जाता है। उसके बाद अगला है अध्यापकों की शिक्षण प्रभावशीलता को ज्ञात करना। ठीक है, तो ये मूल्यांकन के माध्यम से क्या किया जाता है? शिक्षक अपने विषय में कितना जानता है, वह कितना प्रभावशाली तथा शिक्षण का कार्य कर रहा है, इसका ज्ञान भी हम क्या करते हैं? मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद देखते हैं शैक्षिक मूल्यांकन। शैक्षिक क्षेत्र में होने वाले मूल्यांकन को शैक्षिक मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, शैक्षिक क्षेत्र में होने वाले मूल्यांकन को क्या कहा जाता है? शैक्षिक मूल्यांकन कहा जाता है। मूल्यांकन के द्वारा ही यह तय होता है कि किसी बालक को शिक्षा किस प्रकार दी जाए। ठीक है, मूल्यांकन के द्वारा ही तय होता है कि किसी बालक को शिक्षा किस प्रकार दी जा रही है, यह मूल्यांकन के द्वारा ही संभव होता है। मूल्यांकन सदैव उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। तो मूल्यांकन हमेशा कैसे होनी चाहिए? उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। मूल्यांकन के द्वारा बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा व्यवहार का निर्धारण किया जाता है। तो मूल्यांकन के माध्यम से क्या किया जाता है? बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का व्यवहार का निर्धारण किया जाता है जिसमें व्यवहार के तीनों पक्ष ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक पक्ष सम्मिलित होते हैं। तो इसमें क्या होता है? बालक के जो तीनों पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक पक्ष सम्मिलित होते हैं।
अब उसके बाद देखते हैं शैक्षिक मूल्यांकन की आवश्यकताएं। शैक्षिक मूल्यांकन की आवश्यकताएं कहाँ कहाँ होती है। छात्रों की शिक्षा को समझने में मदद मिलती है, ठीक है। मूल्यांकन क्या होता है, छात्रों की शिक्षा समझने में क्या मदद मिलती है। और उसके बाद दूसरा है छात्रों की प्रगति, ज्ञान, कौशल और क्षमताओं का पता चलता है। और उसके बाद अगला है छात्रों की असफलताओं के कारण का जानने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और अगला है शिक्षकों को छात्रों के बारे में जानकारी मिलती है। तो मूल्यांकन के माध्यम से क्या होता है, शिक्षकों को क्या छात्रों के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद अगला है शिक्षकों को छात्रों का वर्गीकृत करने में मदद मिलती है। तो इसमें क्या होता है, यह किस चीज़ के लिए आवश्यक है कि छात्रों का वर्गीकृत करने में भी यह मदद करती है। अगला है शिक्षकों को छात्रों की योग्यता, रुचि और बुद्धिमत्ता का पता चलता है। तो यह इस चीज़ के लिए भी आवश्यक है जिसमें शिक्षक क्या करते हैं, छात्रों की योग्यता, रुचि और बुद्धिमत्ता का पता लगाते हैं। उसके बाद अगला है समाज और अभिभावकों को बच्चों की उपलब्धि और उन्नति का पता चलता है। तो मूल्यांकन किस चीज़ के लिए आवश्यक है, इसमें जो है समाज और अभिभावक को बच्चों की उपलब्धि तथा उन्नति का पता चलता है। और अगला है व्यवहार संबंधी परिवर्तन की जांच के लिए आवश्यक है, ठीक है, कि इसका व्यवहार कैसा है, इसके लिए भी क्या किया जाता है, मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। अब है शैक्षिक मूल्यांकन के प्रकार। तो शैक्षिक मूल्यांकन के प्रकार देखते हैं, गुण के आधार पर और समय अवधि के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। तो गुण के आधार पर देखते हैं, पहला है मात्रात्मक मूल्यांकन। तो इसमें क्या होता है, छात्र ने शैक्षिक गतिविधियों में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं उसका आकलन किया जाता है, ठीक है। मात्रात्मक मूल्यांकन में क्या किया जाता है, छात्र ने शैक्षिक गतिविधियों में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं तो उसका आकलन किया जाता है। यह 3 प्रकार से किया जाता है। पहला है मौखिक परीक्षा, दूसरा है लिखित परीक्षा और तीसरा है प्रायोगिक परीक्षा। तो मौखिक परीक्षा में क्या कहता है, टीचर जो है बच्चों से आमने सामने पूछता है। और लिखित परीक्षा का आकलन किया जाता है कि टीचर जो है बच्चों को लिखने के लिए कहते हैं, कोई भी प्रश्न दे देते हैं तो बोलते हैं इसका आंसर लिखो। और प्रायोगिक मूल्यांकन में वह है कि जिसमें प्रैक्टिकल के माध्यम से बच्चों को बताया जाता है। उसके बाद गुणात्मक मूल्यांकन देखते हैं, उसी का दूसरा है, इसमें है शैक्षिक के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों का भी आकलन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, शैक्षिक के साथ साथ क्या किया जाता है, सह शैक्षिक गतिविधियों का आकलन होता है, जैसे रुचि, अभिवृत्ति, सोचने का ढंग आदि, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि किस किस माध्यम से होता है, जांच सूची के द्वारा होता है और निरीक्षण करके होता है और घटनावृत्त करके होता है और साक्षात्कार करके होता है। मूल्यांकन का दूसरा प्रकार है समय अवधि के आधार पर। तो इसमें पहला है निर्माणात्मक मूल्यांकन या इसे बोलते हैं रचनात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। तो इसमें देखते हैं छोटी छोटी समय अवधि में मूल्यांकन किया जाता है। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन में क्या किया जाता है, छोटी छोटी समय अवधि में बच्चों का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें शिक्षण व सह शिक्षण गतिविधियों का आकलन किया जाता है। यह साल में 4 बार होता है, ठीक है। तो जो आप लोग जैसे देखा होगा स्कूलों में बच्चों के FA1, FA2, SA1, SA2 ऐसे होते रहते हैं। तो ये साल में 4 बार होते हैं, छोटे छोटे टेस्ट ले जाते हैं बच्चों से। तो उसी को क्या बोलते हैं, निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। उसके बाद उसमें दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन। तो योगात्मक मूल्यांकन यह शैक्षणिक सत्र के अंत में होता है, ठीक है। यह क्या होता है, शैक्षणिक सत्र के अंत में होता है। इसमें निर्माणात्मक मूल्यांकन को भी जोड़ा जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, निर्माणात्मक मूल्यांकन को भी जोड़ा जाता है और यह साल में 2 बार होता है, ठीक है। योगात्मक मूल्यांकन जैसे आप लोगों को पता होगा कि एक 6 महीने में कराया जाता है और एक क्या किया जाता है, साल भर में किया जाता है। एक हाफ ईयरली होता है, ईयरली वाला टेस्ट होता है। तो इसमें क्या किया जाता है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का भी जो टेस्ट हुए रहते हैं उनको भी जोड़ा जाता है। उसके बाद देखते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भी है एक CCA। इसमें देखते हैं क्या है, यह विद्यालय में एक प्रभावी और नियमित रूप से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को लागू करने की आवश्यकता लंबे समय से अनुभव किया जा रहा था, ठीक है। तो इसका जो मूल्यांकन की इसकी आवश्यकता से लंबे समय से अनुभव किया जा रहा था, जिसमें सबसे पहले अनुभव NEP 1986 ने इसे लाने को कहा, ठीक है। इसमें सबसे पहले किसने सुझाव दिया था, NEP 1986 ने लाने को कहा था। देखते हैं NCF 2005 ने क्या कहा था, CCE में सह शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, ठीक है। NCF 2005 ने क्या कहा था, CCE में सह शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। फिर RT 2009 में धारा 29 क में क्या है, CCE को विद्यालय में लागू किया जाना चाहिए, ठीक है। तो RT 2009 में जो धारा 29 क में है, तो इसमें क्या कहा था इन्होंने, CCE को विद्यालय में लागू किया जाना चाहिए। उसके बाद अंत में CBSE ने सबसे पहले सन 2009 में CCE को कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए लागू किया, ठीक है। तो किसने लागू किया था, तो ये किया था CBSE ने सबसे पहले। कब किया था, 2009 में इसे लागू किया था। किन पे किया था, कक्षा 9 के विद्यार्थियों पे। इस प्रकार पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 को CCE को लागू किया गया, ठीक है। तो लागू कब किया गया था CCE को, ये किया गया था पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। तो उसके बाद देखते हैं सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन क्या है, शिक्षण के दौरान मूल्यांकन करना, ठीक है। शिक्षण सतत मूल्यांकन क्या है, जो शिक्षण जिस टाइम पे शिक्षण हो रहा होता क्लास में, उस टाइम पे उस दौरान मूल्यांकन किया जाता है। इसमें जो भी अधिगम होता है वह कक्षा में लगातार चल रही होती है, ठीक है। उसमें जो भी अधिगम हो रहा होता है वो लगातार कक्षा में चल रही होती है। और इसी के दौरान क्या करते हैं, शिक्षक छात्रों के निर्माणात्मक और योगात्मक
मूल्यांकन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसी जब क्लास चल रही होती है उसी दौरान क्या करते हैं, शिक्षक छात्रों का निर्माणात्मक और योगात्मक मूल्यांकन कर रहे होते हैं, जिसमें शिक्षक निर्माणात्मक मूल्यांकन में बच्चों के गैप्स, कठिनाइयों को दूर कर ग्रेडिंग पद्धति, क्रेडिट आधारित आकलन आदि इन सभी के आधार पर अधिगम सीखने के लिए मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद दूसरा है व्यापक मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन क्या है, इसमें बच्चों के व्यक्तित्व के चतुर्मुखी विकास का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, बच्चों के व्यक्तित्व का चतुर्मुखी विकास का मूल्यांकन किया जाता है। बच्चों के शैक्षिक सह शैक्षिक विकास में सभी पक्षों आदि का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, बच्चों के सभी पक्ष होते हैं और सह शैक्षिक जिसमें रुचि, अभिरुचि सभी चीज़ें आती हैं, उन सभी का मूल्यांकन किया जाता है व्यापक मूल्यांकन के अंदर। उसके बाद देखते हैं शैक्षणिक मूल्यांकन की विधियाँ। शैक्षणिक मूल्यांकन की क्या क्या विधियाँ हैं। तो सबसे पहला मूल्यांकन क्या है, परिमाणात्मक मूल्यांकन। तो इसमें देखते हैं विद्यालय स्तर पर किया जाता है। तो परिमाणात्मक मूल्यांकन किस पे किया जाता है, विद्यालय स्तर पर किया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है, मौखिक, लिखित और प्रयोगात्मक। तो मौखिक मूल्यांकन क्या है, ये देखते हैं। मौखिक परीक्षा क्या होती हैं, यह प्रश्न, नाटक, वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। इसमें मौखिक परीक्षा में क्या किया जाता है, बच्चों से प्रश्न पूछ के किया जाता है, या कोई नाटक करके बताया जाता है, या बच्चों से कोई नाटक करवाया जाता है, या फिर आपस में वाद विवाद करके, या फिर कोई प्रैक्टिकल करके क्या किया जाता है, मौखिक परीक्षा ली जाती है। सर्वप्रथम प्रयोग इसमें किसने किया था, मौखिक परीक्षा सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ग्लेडाइट्स ने किया था, और सुकरात द्वारा यह प्रयोग में लाई गई। तो मौखिक मूल्यांकन सब प्रयोग में कौन लाया था, इसे लाए थे सुकरात द्वारा यह प्रयोग में लाई गई थी। और प्रयोग किसने किया था, ये किया था ग्लेडाइट्स ने किया था। उसके बाद इसमें प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया होती है। तो इसमें क्या होती है, बच्चों के बीच में अंतःक्रिया होती है, शिक्षक और छात्र के बीच में। और अगला है अभिव्यक्ति एवं क्रियाशीलता की जांच होती है। इसमें क्या होती है, अभिव्यक्ति व क्रियाशीलता की जांच होती है। उसके बाद दूसरा है लिखित परीक्षा। अब लिखित परीक्षा किस किस माध्यम से होती है वो देखते हैं। सबसे पहले निबंधात्मक, इसमें निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं और लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं और अति लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लघु उत्तरी प्रश्न जो कि यहाँ पे 50 से या फिर 60, 70, 80 शब्द के हो सकते हैं। और अति लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं आपके एक लाइन में होते हैं या फिर 20 शब्द के ऐसे होते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न, यानी इसमें सटीक उत्तर देना होता है। और उसके बाद देखते हैं निबंधात्मक में कुछ तथ्य दे रखे हैं, देखते हैं। यह क्या होता है, विस्तार पूर्वक प्रश्नों के उत्तर ज्ञानात्मक अधिगम को मापा जाता है। इसमें क्या कहता है, विस्तार पूर्वक प्रश्नों के उत्तर पूछे जाते हैं और इसमें जो होता है ज्ञानात्मक अधिगम को मापा जाता है। तो इससे क्या किया जाता है, ज्ञानात्मक अधिगम को मापा जाता है। यह रचना सरल है, ठीक है। निबंधात्मक प्रश्न क्या है, यह रचना सरल होती है। इसमें क्योंकि बच्चों को एक प्रश्न दिया जाता है तो बच्चे अपने मन से इसमें लिख सकते हैं, जो भी उनके विचार होते हैं वो सब इसमें लिखते हैं। और समस्या का अध्ययन किया जाता है। इससे क्या किया जाता है, समस्या का अध्ययन किया जाता है। लेखन शैली, छात्रों की रुचि, ज्ञान की जाँच, विषयगत और कमजोरी का पता चलता है। तो इसके माध्यम से निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से क्या होता है, लेखन शैली का पता चलता है, उनकी लिखावट कैसी है, और छात्रों की रुचि का पता चलता है, और ज्ञान, उन पर कितना ज्ञान है उसकी जाँच किया जाता है, और विषयगत उनकी विषय में कितनी कमजोरी है उसका पता चलता है, किससे, निबंधात्मक परीक्षा से। फिर देखते हैं दूसरा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है, यह वैध होते हैं और क्या होते हैं, वस्तुनिष्ठ व उपयोगी होते हैं। यानी वैध होते हैं, यानी जिस चीज़ के लिए बनाए होते हैं उसी पे प्रयोग किए जाते हैं। और इसमें अगला है उत्तर लिखना सरल तथा संक्षिप्त प्रामाणिक बनाया जाता है। तो इसमें क्या कहता है, उत्तर लिखना क्या होता है, इसमें सरल तथा संक्षिप्त परिमाणिक बनाया जा सकता है। और स्टैनले व रॉस के अनुसार यह 4 सोपान है इसमें, ठीक है। स्टैनले और रॉस के अनुसार 4 सोपान है। ये देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है नियोजन। उस पहले क्या जाता है, नियोजन किया जाता है, फिर पदों की रचना की जाती है, फिर परीक्षा की जांच की जाती है, फिर मूल्यांकन किया जाता है। और वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रकार देखते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रकार पहला है प्रत्याभिज्ञान। तो इसमें क्या किया जाता है, प्रत्याभिज्ञान में क्या किया जाता है, प्रश्नों के संभावित उत्तर दिए जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है, प्रश्नों के जो है संभावित उत्तर दिए जाते हैं और छात्र सही उत्तर का क्या करते हैं, फिर चयन करते हैं। और उसके बाद अगला है छात्र की पहचानने की शक्ति का परीक्षण किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, छात्र की जो पहचानने की शक्ति होती है उसका क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। तो इसमें प्रत्याभिज्ञान के कुछ प्रकार हैं। तो पहला है इसमें एकांतर अनुक्रिया रूप, और दूसरा है बहुनिर्वाचन रूप, तीसरा है समानता रूप, चौथा है वर्गीकरण रूप, और अगला है सादृश्य अनुरूप, ठीक है। और इसमें दूसरा है प्रत्यास्मरण। तो प्रत्यास्मरण का संधि विच्छेद है प्रतिधन स्मरण, ठीक है। स्मरण मतलब याद करना या फिर स्मरण दिलाना। उसके इसमें क्या है, विषय से संबंधित सूचनाओं को पुनः स्मरण करके उत्तर दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, विषय से संबंधित सूचनाएं होती है उन्हें पुनः स्मरण करके उनको उत्तर दिए जाते हैं। स्मरण के प्रकार हैं। प्रत्यास्मरण के क्या प्रकार है, सामान्य प्रत्यास्मरण, यानी सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। और अगला है रिक्त स्थान पूर्ति। तो इसमें क्या कहता है, कोई चीज़ पूछी जाती है तो उसमें
उसमें बीच में छूट कर दिया जाता है और उसमें बोलते हैं कि इसमें सही उत्तर भरो। और तीसरा है इसमें प्रयोगात्मक परीक्षा, ठीक है। प्रयोगात्मक परीक्षा क्या होती है, यह लिखित उत्तर नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, लिखित उत्तर नहीं होते, इसमें लिखने को नहीं कहा जाता है। निर्धारित कार्य को पूरा करना, मतलब कोई प्रैक्टिकल बच्चों को दिया जाता है तो उसे क्या करते हैं, निर्धारित उस कार्य को पूरा किया जाता है और अपने कार्य को नमूने के रूप में परीक्षण के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। तो ऐसा है, तो बच्चों को कोई प्रैक्टिकल दिया जाता है और उसे पूरा करने को कहा जाता है और तो उसके बाद जब पूरा हो जाता है तो वह टीचर के समक्ष उसे प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद दूसरा है गुणात्मक मूल्यांकन। गुणात्मक मूल्यांकन क्या होते हैं, वे परीक्षण जिन्हें बालक के व्यक्तित्व संबंधी पक्षों की जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। गुणात्मक मूल्यांकन क्या होते हैं, वे परीक्षण जिन्हें बालक के व्यक्तित्व संबंधी पक्षों को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पहला है जांच सूची व स्तर माप, ठीक है। जांच सूची व स्तर माप के माध्यम से उनके गुणों का पता चलता है। और दूसरा है प्रश्नावली के माध्यम से, तीसरा है अभिलेख के माध्यम से, चौथा है प्रक्षेपी तकनीकी के माध्यम से, पांचवा है घटनावृत्त से और अगला है पोर्टफोलियो के माध्यम से, अवलोकन या निरीक्षण के द्वारा, साक्षात्कार के द्वारा, श्रेणी मापने के द्वारा और छात्रों द्वारा निर्मित वस्तुओं के द्वारा। इसमें अगला है मूल्यांकन विधियां और या फिर उसके उपकरणों की विशेषताएं, ठीक है। उसमें मूल्यांकन विधियों की क्या क्या विशेषताएं वो देखते हैं। सबसे पहले वैधता होनी चाहिए उनमें और जिस चीज़ के लिए वह बनाए गए हैं प्रश्न उसी चीज़ पर लागू किया जाना चाहिए। और अगला है विश्वसनीयता। मूल्यांकन कैसे होनी चाहिए, उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए और वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए उनमें और मानक होने चाहिए और विभेदात्मक होने चाहिए और व्यापकता होनी चाहिए और व्यावहारिकता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा शैक्षणिक मूल्यांकन पूरा हो गया। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य थे वो हमने कर लिए हैं और यहाँ पे हमारे सारे नोट्स जितने भी थे खत्म हो गए। 10 के 10 टॉपिक ये पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब कल से हम इनके क्या करेंगे, हर एक टॉपिक के MCQ प्रश्न करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।